हमने जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं। पढ़ लेते तो काश अच्छा होता। मेरे चैनल पे ये क्लास। ओके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि क्या क्या आपको करना था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप ट्रायंगल पूरा पढ़ के आना। मैंने कहा था आप ट्रायंगल पूरा पढ़ के आना या पढ़ लेना। आप ट्रायंगल रिकॉर्डेड बैच जो आपको मिला हुआ है उससे आपको पढ़ना था, क्योंकि ज्योमेट्री की बहुत क्लास है, 30-35 के आसपास क्लास है, छोटी छोटी क्लास है, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं 40 घंटे की क्लासेस होंगी, वो आपको पढ़नी थी। ठीक है सर, बस ज्योमेट्री थोड़ा आराम से करेंगे प्लीज, मेरे को टफ लगते नहीं। नहीं, आराम से तो करेंगे, मैं एक एक चीज बताऊंगा जिस सवाल में मैं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको उसका बेसिक भी नहीं आता तो बहुत मुश्किल है, आपको बेसिक समझना पड़ेगा। वैसे मैं हर सवाल के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है ये बताता रहूंगा, लेकिन मैं ऐसे समझो दो तरीके होते हैं पढ़ाने के। एक कि मैंने कोई पॉइंट लिखाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पॉइंट बताई, इसकी डेफिनेशन, इस पे एक सवाल पूछ लिया आपसे। ठीक है, मैंने एक सवाल पूछ लिया आपसे। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक और थ्योरम बताई और उस पर सवाल पूछ लिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक सवाल आएगा, मैं बताऊंगा कि इस सवाल में ये दो चीजें लग रही हैं, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप अंतर समझ गए दोनों में, इस प्रैक्टिस क्लास में और मेन बैच में क्या अंतर है? ठीक है, अब आप देखो कि लगभग आधा घंटे की थ्योरी मैं आपको दे रहा हूं। पीपीटी के हिसाब से 118 पेज है। ये थ्योरी आपको देखनी है, इसको मैडम वो कर लेना, आप इसको डॉक में बनवा लो ताकि बच्चे प्रिंट निकाल सकें। थ्योरी क्या है, जैसे बेसिक थ्योरी है, ज्योमेट्री क्या है उसके बारे में बताया, पॉइंट क्या है, पॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, लाइंस क्या है, प्लेन किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, अपोजिट रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, टाइप ऑफ लाइन कौन कौन सी होती हैं, टाइप ऑफ लाइंस कौन कौन सी होती हैं, एंगल कैसे होते हैं, एंगल किसे कहते हैं, एंगल की यूनिट क्या है, रेडियन क्या है, ग्रेड क्या है, टाइप ऑफ एंगल क्या है, टाइप ऑफ एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट, ये सब बताया है कि कौन सा संगत कोण है, कौन सा वर्टिकल अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट एंगल क्या है, इंटीरियर एक्सटीरियर, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री बताया है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ट्राइंगल का, अगर ये एंगल बाइसेक्टर अंदर वाला है और ये बाहर वाला है, जहाँ पे कट करते हैं वो एंगल उसका आधा होता है। ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टी हैं ट्राइंगल की। एक ही बात है ये दोनों। अगर कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी, कोण बराबर हैं अगर, तो अगर एक कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी होगी, एक कोण छोटा है तो उसके सामने की भुजा छोटी होगी। अगर हमने परपेंडिकुलर डाला है, एंगल बाइसेक्टर खींचा है, तो उनके बीच का कोण हाफ ऑफ एंगल बी माइनस सी होता है। ठीक है, ये बात बता रखी है दोबारा से। आप देखोगे कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होता है, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है। तो कंक्लूजन ये निकल के आ जाता है कि जो एक भुजा होती है वो दो भुजाओं के जोड़ और अंतर के बीच में होती है। ठीक है, ये साइन रूल क्या होता है, साइन ए अपॉन ए, मतलब जैसे ए ये एंगल है तो इसके सामने की भुजा ए, तो साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी बराबर होता है। ठीक है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी 2r के बराबर होता है। सर हमारा प्रोटेस्ट समाप्त हो गया क्या? किसको लग रहा है ये समाप्त हो गया? सर को जुकाम हो गया? जुकाम नहीं हो गया है, कल हमारी भतीजी की बर्थडे पार्टी थी तो उसमें थोड़ा डांस वांस किया, इसकी वजह से आवाज़ भारी लग रही है। कल रात तो निकल ही नहीं रही थी बिल्कुल। ये कोसाइन रूल है, ये साइन रूल था, ये कोसाइन रूल है कि कॉस ए अगर निकालना है तो इसके सामने की भुजा माइनस हो जाएगी, बाकी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2bc। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को इसके इसके अनुपात में बांटता है। मैं समझता हूँ आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सबको आपको आता होगा। एक्सटीरियर एंगल में भी सेम होता है कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर इसको AC और AB के अनुपात में बांटता है, नीचे वाली भुजा को भले ही वो एक्सटर्नली बांटता है। मीडियन ऑफ ट्राइंगल किसे कहते हैं, मीडियन की प्रॉपर्टीज क्या है, ट्राइंगल की जो सारी मीडियंस हैं वो ट्राइंगल को 6 इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांटती हैं। इसके बाद सेंट्रॉइड क्या होता है ट्राइंगल का, सेंट्रॉइड करता क्या है, सेंट्रॉइड हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, ये बेसिक बेसिक सी बात है। सेंट्रॉइड माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ये बेसिक सी बात है। ये ट्राइंगल के एरिया का क्या रिश्ता होता है, ये अगर मिड पॉइंट बना दें तो 4 इक्वल एरिया वाले पार्ट में ट्राइंगल बट जाता है। ये बेसिक सी प्रॉपर्टी कि AG और GO का अनुपात 3:1 होता है, या फिर OFE ट्राइंगल का एरिया 1/12 होता है सारे एरिया के। मीडियन की लेंथ कैसे निकलती है, AD किसके बराबर होती है कि भैया हाफ आता है, 2b² आता है, 2c² होता है, AD A पे है तो A² माइनस हो जाता है।
ठीक है, ये अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है ये आपको पता ही होगा। मीडियन के स्क्वायर और भुजाओं के स्क्वायर में क्या रिश्ता होता है। अगर हम ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें, हमें मीडियन दे रखी हो, तो हम उसको 4/3 कर देते हैं। ये बेसिक रिश्ते आपको पता होने चाहिए। अगर बी और सी से खींची गई माध्यिकाएं परपेंडिकुलर हैं तो 5bc² ab² प्लस ac² के बराबर होता है। ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, सरकमसेंटर क्या है, कौन सा एंगल डबल बन रहा है, सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या है, कैसे सरकम रेडियस निकलती है, वो सब चीज़ें कि a/sin AB 2r के बराबर होता है, या फिर r बराबर ABC/4 डेल होता है। इन सेंटर क्या है, r बराबर डेल/s होता है। एंगल BIC 90 प्लस a/2 होता है। ये बेसिक सी बात है। जो इन सेंटर है वो एंगल बाइसेक्टर को B+C और a के अनुपात में बांटता है। 1/r जो है वो 1/h1 1/h2 1/h3 के सम के बराबर होती है। r/r 2/1 होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। ये कुछ कुछ बेसिक सी सारी प्रॉपर्टी ऑर्थो सेंटर से लेकर के सब कुछ हमने बता दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। एक्स सेंटर क्या है, सरकम सेंटर इन सेंटर के बीच की दूरी क्या है, ये सब आपको मिल जाएगा ताकि आप रिवाइज भी कर सकें वक्त के साथ साथ। ट्रायंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल साइड्स के आधार पे कितने तरीके के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल की क्या है, ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं। सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सिमिलरिटी का प्रूफ क्या है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मिड पॉइंट सेगमेंट क्या है कि DE हाफ ऑफ BC होती है। सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ये सब चीज़ें मैं ये मानता हूँ कि आपको पता है, और नहीं पता है तो आप कर लेंगे पता जो आज आपको फाइल मिलेगी। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पढ़कर आए हैं, आपने ट्रायंगल खत्म किया हुआ है, बेसिक बेसिक सी चीज़ें आपको आती हैं। फिर भी मैं ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते दोस्त कि मैं कुछ भी बेसिक नहीं बताऊंगा। मैं बेसिक भी सब कुछ बता के चलूंगा, और छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करूंगा। जैसे ये सवाल है, क्योंकि आपको कई बार छोटे सवालों में भी टाइम लग जाता है, तो मैं ये सिखाते हुए चलूंगा। जैसे एक सवाल है कि ए और बी दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण का मतलब हो गया कि दोनों का सम 180 है। आप उत्तर बताइए। अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे 61 सवालों की। आपका समय शुरू हो रहा है, फटाफट फटाफट आपको उत्तर बताने हैं। अभी तो वक्त भी नहीं हुआ है ज़्यादा। चलो मैं बैठ जाता हूँ, आराम से बैठ के जल्दी जल्दी सवाल निपटाऊंगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मैम कोशिश करिए कि हीटर वगैरह मंगवा लीजिए क्लास में, कुछ बच्चों को ठंड लग रही है। ठीक है, राजेश अंकल को बोल के। देखिए, अब जैसे आप देख रहे हैं कि इसने जैसे ये बोला, मेरी बात सुनना, जैसे इसने बोला कि ए का संपूरक कोण, तो मेरे हिसाब से जब ए और बी संपूरक हैं तो ए का संपूरक कोण बी हो गया, हो गया। और बी के कोटिपूरक कोण का, तो आप कहेंगे जी बी का कोटिपूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस बी का 1/3 है, ये बोल रहा है। यही तो बोल रहा है सवाल में, बताओ बोल रहा है या नहीं। आपने कहा कि जी यहां से 3b और b इधर से आएगा, मैं ये कह सकता हूं कि 4b बराबर 90 होगा, होगा। अच्छा, आपको एक बात ये पता थी कि a प्लस बी 180 है, 180 है। हमें एक्चुअली ए बाई बी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ए बाई बी अगर पता लग जाएगा तो उसके बाद हम CND लगा देंगे। ठीक है, एक बात बताओ, अगर 4b 90 है तो 180 8b हो जाएगा, यहां से हो जाएगा या नहीं, बोलो जी। आपने कहा जी यहां से a बराबर 7b आ गया। अगर मैं यहाँ पे CND लगाऊं तो a प्लस बी बटे a माइनस बी कितना आ जाएगा, आपने कहा 7 और 1 8, 7 माइनस 1 6, 4/3 उत्तर आ जाएगा। क्या कोई तकलीफ और दिक्कत है इस सवाल में, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई तकलीफ और दिक्कत है इस सवाल में किसी को। आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे मैंने ये सवाल क्यों लिया है कि इसमें कह रहा है ए बी एक सीधी रेखा है। बच्चे इसमें क्या करते हैं कि डीई को सीधी रेखा मान के और ये कह देते हैं कि 3 और 2 5, एक्स भी 90 होगा, एक्स 18 होगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे देखने से ये पता चल रहा है कि डीई सीधी रेखा है, बट हमारे देखने से बात नहीं बनेगी। हम ये नहीं कह सकते हमारे देखने से बात नहीं बनेगी। अगर सवाल में ए बी सीधी रेखा दे रखा है तो फिर मैं ये कह सकता हूँ ए बी के ऊपर वाले कोण और नीचे वाले कोण का जोड़ 180 अंश होगा 5x। आप डी को सीधी रेखा मान के आप 5x को 90 नहीं कर सकते बेटा। नहीं कर सकते का मतलब है कि 105 अगर ये है तो आप 3x को 75 कर सकते हो, यानी x कितना हो जाएगा 25। और x अगर भाई 25 आ गया तो ये 50 हो गया, और ये 50 है, ये 90 है, तो y 40 हो गया, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल का सम 180 अंश होता है। सवाल में x प्लस वाई पूछ रहा है, 65 करेक्ट आंसर है। तो जहां जहां गलती होने के चांसेस मुझे लगते हैं वहां मैं हर जगह बताता रहूंगा कि डीई जो है वो सीधी रेखा नहीं है दोस्त। अतुल पटेल साहब वहां कोई पहुंचा ही नहीं, सब बाहर थे मैक्सिमम टीचर्स। तो मैंने यही सजेशन दिया था कि ऑनलाइन कर लेते हैं। ये कौन गेम खेल रहा था पीछे? आप गेम खेल रहे थे? अच्छा, वॉलपेपर ही लगा के रखना, गेम वगैरह की कभी मैं सुन ना लूं कि गेम चले हैं यहाँ। वहां लगेगा कोने में भैया जी, नीचे से जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि जी x/2x पूछ रहा है, तो जब भी कभी ऐसे लाइन खिंची होती है और ऐसे एंगल दे रखे होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता। आप 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 x को सीधे 180 कह सकते हैं। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा, और 10/2 का मतलब आपसे 5 फैक्टोरियल पूछ रहा है जो 120 होगा। बेसिक बात है। आगे बढ़ें दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। भी देता हूं कि कैसे करना होता है ये सवाल। आप देखो तो 3 और 4, अगर ये 3x है और ये 4x है तो ये 7x हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। आप ना इसको और आगे बढ़ा लो। अगर आप इसे और आगे बढ़ाओगे तो 7 और 5 ये 12x हो जाएगा भाई। अब आपको पता है दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। 12 और 6 18x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, गिवन दैट ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी डी दे रखा है। आपसे एंगल डी पूछ रहा है। फटाफट फटाफट उत्तर बताते जाइए, बात मत करिए। कोई भी बच्चे से गुजारिश है कि बात मत करिए, सीधे उत्तर बताइए। आउटपुट निकलेगा इंदिरा भाई। यहां पे भी बड़े अलग लेवल की पॉलिटिक्स होती है, आपको क्या बताऊं। अलग अलग तरीके से लोग भटकाने के लिए बैठे हैं, एकदम अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए बैठे हैं, बट हम भटकेंगे नहीं और आउटपुट तो निकल के रहेगा। ये देखो दोस्त, एंगल डी पूछ रहा है तो मैंने कहा एंगल डी को अल्फा मान लेते हैं। आपने मान लिया एंगल डी को अल्फा, ठीक है, मान लिया दोस्त। अब अगर एंगल डी अल्फा है तो BC बराबर CD है। देखो ध्यान से, BC बराबर CD है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। कह सकता हूं, आपने कहा कह सकते हो। तो मैंने कहा ये इसका एक्सटीरियर है, तो आपने कहा ये 2 अल्फा हो जाएगा। हो जाएगा 2 अल्फा। और अगर ये 2 अल्फा हो गया तो आपको पता है कि BC AB के भी बराबर है, ये भी 2 अल्फा हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि यार AD
और BD भी बराबर है। अगर AD और BD बराबर हैं तो ये 2 अल्फा, ये पूरा भी 2 अल्फा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा अल्फा 5 अल्फा बराबर 180 है। तो अल्फा कितना होगा? 36 डिग्री होगा। यही पूछ रहा है सवाल में। अच्छा सवाल था, ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है। अल्फा कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। सबको दिख रहा है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, आप बताओ क्या दिक्कत है। बोला अब तो चालू है। मयंक को बोला अब चालू है। और मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने थोड़ी किया होगा, अगर किया भी होगा तो। आप अपने लेवल पे देखो, मेरे को तो कमेंट दिखाओ दूसरे बैच के। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बच्चा कोई बताएगा? सिंचान आप तो इतने इंटेलिजेंट हो पढ़ने में, इस सवाल का उत्तर बताओ। दी गई आकृति में ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC बराबर CD बराबर DB है और आकृति में कुछ कोण दिए हुए हैं, x का मान पूछ रहा है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। बताएगा कोई भी बच्चा? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। आज तो मैं सुबह 6 बजे ही जग गया था पता है, और 6:30 तक तो नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया था। मैं अपनी टीम को कॉल मैसेजें कर रहा हूँ, कोई उठा ही नहीं रहा है फोन मेरा। सब VIP हैं, वो 8-10 बजे जगते हैं क्योंकि उनकी रात देर रात तक बात होती है, प्रेम भाव से बात होती है। अच्छा लगता है बट बड़ा। चलो भाई, अब देखना बड़े ध्यान से, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारी क्या अप्रोच रहेगी। हमने सबसे पहले क्या किया, इसको यहां से मिला दिया। ठीक है जी, सही है, लाइन खींचिए। किसी को दिक्कत नहीं? अब पता है हमें यूज क्या करना है। आपको मैं सोचना सिखाना चाहता हूं कि आप सोचना सीखिए थोड़ा, ठीक है? दिमाग लगाइए और सोचना सीखिए। कैसे? आपको यह सोचना है बेटा कि ये जो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, ये जो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, ये बराबर, ये क्यों दे रखी हैं? इसका मतलब क्या है? मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि ये भुजाएं बराबर क्यों दे रखी हैं, इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे। आप कहेंगे भुजाएं तो ये भी बराबर दे रखी थी, तो इनका कोई फायदा नहीं है। जो फायदा मिलना था वो मिल गया। जैसे 4x और 4x ऑलरेडी लिखा हुआ है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपने ऑलरेडी लिख ही दिया 4x तो मैं और क्या ही बराबर करूंगा? तो आप कहेंगे जी खास कुछ बराबर करने के लिए नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात बताना मुझे, छोटी सी, बहुत बड़ी बात मुझे नहीं जाननी है, बहुत ध्यान से प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। मैं ये कह रहा था, ये 26 है और ये 4, 30 और 10, 40x अभी तक सारे कौन है? तो जो बचा हुआ कौन है बेटा, ध्यान से सुनना, जो बचा हुआ कौन है, बचा हुआ कौन है, वो 180 माइनस 40x होगा। 180 माइनस 40x होगा। यानी जब मैं इन दोनों कोणों के सम की बात करूंगा, इन दोनों कोणों के सम की बात करूंगा, तो आपका जवाब होगा जी इन दोनों का सम 40x होना चाहिए, क्योंकि 180 माइनस 40x है। 180 में से घटाऊंगा इसको तो 40x बचेगा, यानी कि ये 20x होना चाहिए। और ये भी 20x होना चाहिए, ये भी 20x होना चाहिए। बट उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। मैंने कहा अगर ये 20x है तो आपने कहा कि जी ये 6x हो गया। तो अगर ये 6x हो गया तो ये 6x, ये 6x, ये भुजा भी बराबर हो गई। मैंने इसके 20x निकलते, या तो यहाँ पे 20x लिख लो या यहाँ पे 6x लिख लो, से निकलते ही मैं इतना समझ गया कि भैया D जो है वो सरकम सेंटर है इसका। क्योंकि सरकम सेंटर एक ऐसा बिंदु होता है ट्राइंगल के अंदर, ध्यान से सुनना, सरकम सेंटर एक ऐसा बिंदु होता है ट्राइंगल के अंदर जिसकी सभी वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है। मानते हो? यानी अगर मैंने एक ऐसा बिंदु निकाल दिया जिसकी दूरी A से भी, जिसकी दूरी B से और C से भी बराबर है, तो ये सरकम सेंटर आ गया। अब अगर सरकम सेंटर आ गया तो फिर मैं ये भी जानता हूं कि सरकम सेंटर में अगर ये एंगल 26x है तो ये इसका डबल होगा, ये 52x होगा। ये बात मानते हो कि नहीं? सरकम सेंटर में अगर ये एंगल 26x है तो ये 52x होगा। सेंटर पे बना हुआ कौन डबल होता है। अब अगर ये 52x हो गया और ये 4x और ये 4x है, तो मैं ये कह सकता हूं ये 60x 180 अंश होगा। तो फिर x कितना होगा?
3 डिग्री। देखिए मेंस का बैच है, थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। 8-9 क्लासेस में हमें कंप्लीट प्रैक्टिस निपटानी है। मैंने आप सबसे गुजारिश की थी कि आपको वीडियो देख के आने ही आने हैं, आप हीरो नहीं बन सकते, बट आप फिर भी मुझे लगता है हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सबको? अगला सवाल। अब जैसे ऐसा सवाल कभी पेपर में पूछा जाता है तो हम लोग देखते ही उत्तर बता सकते हैं, उसमें कुछ करने की या समझने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि AOC 5 AOD के बराबर है और सारे एंगल पूछे हैं, यानी ये बात तो तय हो गई कि एक एंगल दूसरे एंगल का 5 गुना होगा। तो मैंने देखा इसमें कोई 5 गुना हो रहा है नहीं, इसमें कोई 5 गुना हो रहा है नहीं, इसमें कोई 5 गुना हो रहा है नहीं, एक ही ऑप्शन है 30 पंजे 150। तो इस सवाल को सोचने की और करने की भी जरूरत नहीं है। बताइए। आसान सवाल था ये सवाल। मैं कुछ एक ऐसे छोटे सवाल भी लाया हूं जो मेंस में पूछे गए हैं जिनका मतलब कुछ नहीं है। सर मैथ्स का 0 टू हीरो बैच लाइए। गोविंद भाई 0 टू हीरो नहीं, फाउंडेशन बैच आएगा, फाउंडेशन बैच आएगा। कॉन्सेप्ट वही होगा, 0 टू हीरो ही आप मान लो। मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट लॉस के जो सवाल रह गए थे तो मैंने कहा था कि उसकी सीट अपलोड करेंगे। आप यार कुछ भी ध्यान नहीं देती हो क्या? मैं आपको हिंदी में बतानी पड़ेगी क्या एक एक बात? अगर मैं क्लास में कोई बात कह रहा हूं तो आपको तो मुझे याद दिलाना है ना कि सर वो सीट डालनी है, आपने बोला है, प्रॉमिस किया है। आप अपनी डायरी पेन लेके क्यों नहीं बैठती हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस बोल रहा हूं। मैंने प्रॉफिट लॉस की लास्ट क्लास में बोला था कि यहां के बाद के सवाल डलेंगे करण को बोल के। अब वो कोई मतलब ही नहीं है यार, ऐसे मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ जाएगी, आप जानती हैं। ये कोई तरीका नहीं है। यहाँ बच्चों का पेपर सर पे चढ़ा हुआ बैठा है, आपके एंड से चीजें एक एक दो दो मिनट लेट हो रही हैं। तो 2 दिन की। देखिए मैं विक्की समझ रहा हूं भाई। तभी तो ऐसा हुआ ना कि जब हमने पहले दिन किया तो हम ट्वीट को ट्रेंड करा पाए, बाद में नहीं करा पाए। उसकी वजह भी समझिए। उसमें कोई एकजुटता या वैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि पहले दिन भी हमने अकेले नहीं कराया था। कोई उसमें नई चीज नहीं थी कि बाकी लोगों के आने से बहुत फर्क पड़ जा रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। PQ और PR, SQR पर एक बिंदु है, इस प्रकार स्थित है कि PSQ बराबर 96 प्लस QPS। QPS भी दे रखा है, ये अगर अल्फा दे रखा है तो हमें PSQ, S कहां पर एक बिंदु था, QR पर था, PSQ कितना है 96 प्लस अल्फा। ये कैसा गंदा सवाल है यार। और QPR बराबर 132 है, QPR 132 है। ठीक है, PSR पूछ रहा है आपसे क्या होगा। PSR। देख रहे हो आप कितने ऊट पटांग से सवाल आ जाते हैं जिनका कोई लेना ना एक देना ना एक। बताओ आप क्या अप्रोच लगाई आपने? बता सकते हैं कि जी आपने ये अप्रोच लगाई।
सर प्रोबेबिलिटी का क्या हुआ, प्रैक्टिस कराओ ना सर जी। प्रैक्टिस कराने के लिए मना कर रहा हूँ, एक साथ कितनी प्रैक्टिस हो जाएंगी किशोर भाई, आप ही बताओ। अभी ज्योमेट्री चल रही है तो अब ज्योमेट्री, मैं प्रोबेबिलिटी करा रहा होता तो आपका कमेंट होता ज्योमेट्री की प्रैक्टिस कराओ ना सर जी, क्या हुआ। आप ऐसे दो दो तीन तीन चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। पी क्यू और पी आर बराबर हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एंगल पी 132 है, ध्यान से समझिए, अगर एंगल पी 132 है तो फिर एंगल क्यू और एंगल आर बराबर तो होंगे ही होंगे, और 180 में से मैंने इनको घटा दिया 58, तो ये 29 आ जाएगा भाई। 29 आ जाएगा या नहीं? नहीं 58 नहीं होगा, 48 होगा। 12 और 48, 48 का मतलब 24 आ जाएगा। 24। हमसे क्या पूछ रहा है, पी एस आर पूछ रहा है, ये 24 आ गया भाई, और ये भी 24 आ गया। अब बचा क्या है दोस्त, निकालने के लिए पी एस आर पूछ रहा है, हमें 24 प्लस अल्फा चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 24 प्लस अल्फा, ये हमें निकालना है। और हम क्या बता सकते हैं, निकालना ही पड़ेगा, अल्फा निकाल ही लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। आप बताइए ना, इस ट्राइंगल में 2 अल्फा प्लस 120 बराबर 180 आया, तो मैंने कह दिया कि यार अल्फा 30 है। अब अल्फा अगर 30 है तो ये एंगल 30 प्लस 24 यानी 54 डिग्री हो जाएगा। कुछ लोग 52 बता रहे थे, कैसे बता रहे थे 52 पता नहीं, तुक्केबाज बहुत हैं इस क्लास में। मयंक भाई अभी ज्योमेट्री की प्रैक्टिस होने दो थोड़े दिन, ज्योमेट्री में बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल भी आ जाते हैं जो आपको नानी याद दिला दें। अभी आज तो पहली क्लास है इसलिए ज़्यादा मुश्किल पूछ नहीं रहा हूँ, फिर भी बहुत मुश्किल लाया भी हूँ, ऐसा नहीं है। समबाहु त्रिभुज एबीसी में ये सवाल ही देख लीजिए, आप शायद कर भी ना पाए इस सवाल को। इस सवाल को ही देख लीजिए, आप जितने होशियार बन रहे हैं, और ये मेंस 2022 में ही आया है, ये मेंस 2022 में ही आया है। आप करके बताइए जरा, अगर आप इतने काबिल हैं तो, इतने काबिल हैं तो करके बताइए इस सवाल को। देखिए अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया, वैसे आप बहुत काबिल हैं। ये कौन भाई साहब है, रमजास चौहान साहब का कमेंट दिखाइए थोड़ा ऊपर करके। सर मेरा नाम रमजास चौहान है, विलेज रामपुर, डिस्ट्रिक्ट बलिया, यूपी। सर मेरे भाई का 2016 में एक्सीडेंट हो गया था। बहुत लंबा कमेंट है इनका, नोट कर लीजिए, इनका इलाज करेंगे अलग से। देखिए अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया। बिक्की तिवारी आप भी बहुत होशियार हैं वैसे तो कहने को, बिक्की राज भी थे, राज तो खत्म हो गए, तिवारी साहब बचे हैं। समबाहु त्रिभुज एबीसी में डी और ई, ए बी और ए सी पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि ए डी बराबर सी ई है, ए डी ये रहा, और बराबर सी ई है, ये दे रखा है। मैं इसको एक्स भी मान सकता हूँ, मान लिया मैंने, ठीक है। आपने कहा कि बी ई और सी डी एफ पर काटते हैं, एफ पर काटते हैं, ठीक है। सी एफ भी पूछ रहा है क्या होगा। अब बहुत ध्यान से समझना, मैंने कहा यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं, मैं बना के भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये दो ट्राइंगल हैं बेटा, ये सी, ये ए, ये बी, सॉरी डी, और मैं कह रहा हूँ कि ये ए है और ये भुजा ए है और ये इसके बीच का कोण 60 डिग्री है, मानते हैं। अब मैंने ऐसे एक और ट्राइंगल बनाया भाई, ये देखो, ये सी है, ये ई है, और ये भी एक्स है, और ये भी ए है, और ये इनके बीच का कोण भी 60 डिग्री है, ये बी है। आप बताओ, अगर किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर हो और उनके बीच का कोण भी बराबर हो, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि जी एक्स के सामने की भुजा, एक्स के सामने की भुजा अगर इसमें अल्फा है, एक्स के सामने की भुजा, तो इसमें भी एक्स के सामने की भुजा अल्फा होगी,
मानते हो या नहीं मानते इस बात को? बोलो भाई, मानते हो? आपने कहा कि जी अगर ये अल्फा है तो फिर ये तो 60 माइनस अल्फा हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था। अब इन दोनों कोणों का जोड़ तो 60 ही आ रहा है, और हमसे ये पूछ रहा है अगर दो कोणों का जोड़ 60 है तो तीसरा कोण 120 हो जाएगा। ये उत्तर है। कोई डाउट है तो बताओ किसी प्रकार का? अच्छा था सवाल या नहीं, ये बताओ। हाँ भाई। कोई डाउट है तो बता दो, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट डेड बॉडी अगर है तो मुझे बता दो। इनफैक्ट कोई डेड बॉडी है तो बता दो। सर मेरे नाम के बहुत स्टूडेंट आ चुके हैं क्लास में, मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। देखिए, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 13 12 हैं, यानी वो तो राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं होती हैं 5 12 13। और अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो कोरिया का बच्चा बता सकता है कि उसका सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होगा। ऐसा सवाल भी मेंस में पूछा गया है, बट अब आप ये मान के चलो कि जितना आंदोलन हो रहा है, जितना प्रोटेस्ट हो रहा है, इस बार मेंस उतना हलवा तो नहीं आएगा जितना हर बार आ रहा था। समझ रहे हैं? थोड़ा कंपटीशन रहेगा मेंस के अंदर, अच्छे सवाल ही पूछे जाएंगे। ये सवाल देख लीजिए, एबीसी और पीक्यूआर दो त्रिभुज हैं जहां पे ए बी पी क्यू के बराबर दे दिए इन्होंने। आप खुद देखिए, इन्होंने ए बी को पी क्यू के बराबर दे दिया और इन्होंने बी सी को क्यू आर के बराबर दे दिया। और कोण ए बी सी अगर ए बी पी क्यू के बराबर है तो मैं यहीं से कह सकता हूं बेटा कि ए बी सी अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा। आप देख सकते हैं ए बी पहली है, यहाँ पे पी क्यू पहली है, बी सी बाद में या क्यू आर बाद में। तो यदि कोण ए बी सी का x डिग्री है, यदि कोण ए बी सी यानी ये b कोण x डिग्री है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि एक 6 दे रखी है, एक 10 दे रखी है, तो एक कोण तो 90 है। BC के सामने कौन सा कोण होगा, क्योंकि BC 10 है, ये 6 8 10 वाला बन रहा है, देख सकते हो 6 8 10 वाला, तो 10 के सामने 90 है। अब BC के सामने एंगल A होगा तो ये 90 है बेटा, तो ये वाला कोण 90 माइनस x हो गया। आपसे पूछ रहा है पी क्यू आर कोण क्या होगा, पी क्यू आर यही पूछ रहा है। एबीसी दे दिया, एंगल एबीसी, पी आर क्यू, सॉरी इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में सही है, पी आर क्यू है, करेक्ट कर लो, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू यानी लास्ट वाला पूछ रहा है, तो लास्ट वाला तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये उत्तर है बी। मेंस में यही सब आता था पहले बिक्की, इसी बात की तो लड़ाई चल रही है, इतनी आंदोलन चल रहे हैं, आप तो समझोगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, आप सबको पता होगा, देखिए इस सवाल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट जो मुझे बताना है इस सवाल में वो क्या बताना है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूं बस इस सवाल में एक बात लिख लीजिए आप, बाकी तो आपको सब आता होगा, कि जो परपेंडिकुलर होगा वो बड़े कोण के बराबर में होगा, जैसे ये बी और ये सी और ये ए, और ये एंगल बाइसेक्टर है E और ये डी, तो आप कह सकते हैं एंगल डी ए ई बराबर हाफ ऑफ एंगल बी माइनस सी। यहाँ पे एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, साफ साफ कह सकता हूं क्योंकि वो परपेंडिकुलर के करीब है। अगर यहीं पे चित्र ऐसा बना होता, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऐसे जाता और एंगल बाइसेक्टर ऐसे आता, ये ए बी सी होता, ये ई होता, ये डी होता, तो मैं अब कहता यहाँ पे कि एंगल डी ए या ई ए डी बराबर होगा हाफ ऑफ
एंगल सी माइनस एंगल बी। यहाँ पे एंगल सी बड़ा है, क्यों बड़ा है यहाँ पे एंगल सी, ये बात समझिए आप कि यहाँ पे एंगल सी क्यों बड़ा है, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके करीब है। तो आपको यही बात याद रखनी है कि परपेंडिकुलर जिसके करीब होगा वो एंगल बड़ा होगा। इसमें इसी कंसेप्ट पे आपको वो बेवकूफ बना सकता है, वरना तो नहीं बना पाएगा। अब आपने देखा कि एंगल क्यू पूछ रहा है, एस पी टी यहाँ पे उल्टा ही दे दिया, पी एस एंगल बाइसेक्टर दे दिया, पी टी परपेंडिकुलर दे दिया, एस पी टी 28 दे दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि 28 बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल पी कितना है, एंगल क्यू माइनस एंगल आर। अब यहाँ पे दे नहीं रखा कौन सा किसके करीब है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ पहले मैं इससे उत्तर निकालूंगा, अगर ऑप्शन में नहीं मैच करा तब मैं दूसरे पे जाऊंगा। ठीक है, सारा गेम ऑप्शन का है। 28 दूनी 56 और एंगल आर कितना है 23 बराबर एंगल क्यू। तो एंगल क्यू कितना आ रहा है 6 और 3 9 और 7 79 आ गया जी। ऑप्शन में था मैंने लगा दिया, नहीं होता ऑप्शन में तो यहाँ आर माइनस क्यू लिखता। क्या लिखता, आर माइनस क्यू। बात समझ गए नहीं, कब आर माइनस क्यू लिखना है अगर नहीं दिया है तो, और अगर चित्र दिया है तो मैं देखते ही बता सकता हूं, तब उत्तर फिक्स आएगा। एक ही चित्र देख के मैं डायरेक्ट बता सकता हूं। चलिए, अब ये भी सेम सवाल मेंस में पूछा गया है, सेम टू सेम सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि हमें पता नहीं है तो हम सीधे कह देंगे कि जी 24 बराबर हाफ ब्रैकेट में 78 माइनस सी। तो एंगल सी कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48, 78 में से 48 जाएंगे 30 बचेगा। अगर 30 नहीं होता तो फिर मैं सी माइनस 78 करता, अगर 30 नहीं होता तो। बात समझ पा रहे हैं या नहीं। देखिए प्रैक्टिस क्लास है, आपको इसी तरीके से पढ़नी पड़ेगी। ये सवाल देखिए, ये आप बता सकते हैं क्या सवाल का उत्तर डायरेक्ट, या आप समझ पा रहे हैं कि ये कौन सा वाला सवाल है, हल्का पुल्का भी समझ पा रहे हैं आप। देखो ये वो सवाल है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, बीसी को डी तक बढ़ाया है, एंगल एबीसी का एंगल बाइसेक्टर, एंगल एसीडी का एंगल बाइसेक्टर ई पर मिल रहा है। तो हमने अभी आपको पढ़ाया था कि ये आधा होता है, इन्होंने ए बी और ए सी बराबर दे रखे हैं और बी सी 35 दे रखा है, ये 35। तो हमने आपको क्या पढ़ाया था कि ये आधा होता है, यानी ये 70 होगा। और अगर ये बराबर है तो ये 55 55 के हो जाएंगे। हमसे ए बी सी की माप पूछ रहा है, 55 आ गया। हमसे ए बी ई की भी माप पूछ सकता था, ए बी ई की, तो उत्तर कितना आ जाता 27.5। क्या ये सवाल मुश्किल था, सिंचान भाई ने तुरंत उत्तर बता दिया। बोलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल का उत्तर बताएंगे जल्दी से। आप भी थोड़ा सा उत्तर बताइए, प्रैक्टिस क्लास का मतलब यही है कि आपको भी 30 सेकंड मिले और आप भी उत्तर निकालें, तभी मजा है। सिंचान भाई कह रहे हैं इजी सवाल ही होते हैं मेरे से, हो जाएंगे सिंचान, आप चिंता मत करो यार, आप अपने बच्चे हो, क्यों नहीं होंगे आपसे। देखिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि दोनों ही एंगल बाइसेक्टर है।
अगर दोस्त हमने इसको आगे बढ़ा दिया तो मैं ये कह सकता हूँ ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 होगा, होगा। और अगर ये थीटा बाई 2 ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये थीटा होगा। ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ऊपर वाले का एक्सटीरियर एंगल है, यानी थीटा प्लस थीटा बाई 2। यानी हम कह सकते हैं कि जी 3 थीटा बाई 2 बराबर 48 है। तो 3 थीटा कितना आ जाएगा 96। यही उत्तर। क्या इस सवाल में कुछ मुश्किल थी? क्या इस सवाल में कुछ मुश्किल थी? एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने 3 का मल्टीपल देख लिया। वो मैंने मल्टीपल इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर 48 की जगह 47 होता, 47 सिर्फ, तब 3 थीटा की वैल्यू 94 आती और आप मल्टीपल देख देख के पागल हो रहे होते। समझ रहे हो? तब 94 आती, 47 दूनी 94। तो हर जगह मल्टीपल नहीं देखना है ऐसे, समझो। आगे बढ़ते हैं। किशोर मार्वल, आप इस सवाल का उत्तर बताओ, नहीं तो ऐसी मार्वल घिसूंगा ना कि देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। क्लास के बाद ना, अब तो क्लास के बाद बात करेंगे। दी गई आकृति में कुछ कोण दिए हुए हैं और x का मान ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है सवाल में। बताइए, फटाफट उत्तर निकाल के बताइए। देखो, मैं ये कह रहा था दोस्त, अब आप अगर एक ट्रायंगल में देखो, ज़्यादा आपको ट्रायंगल इधर उधर घूमने नहीं है, आप केवल इस ट्रायंगल में देखो, ए इस ट्रायंगल में और ए इस ट्रायंगल में। ठीक है भाई? तो आपने देखा कि ये किस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि जी ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एक एंगल बाइसेक्टर है जो मैंने पिंक से बनाया है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है? ये एंगल बाइसेक्टर है और एक ये एंगल बाइसेक्टर है और ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं इस ट्रायंगल में। तो आप ये कह सकते हैं, आप एक छोटी सी बात ये कह सकते हैं दोस्त, कि अगर ये एंगल x है, इसमें ये x है, ये x है, तो ये भी x/2 होगा। होगा या नहीं होगा? x/2 होगा। बोल दो भैया। तो आपने देखा कि मैं ये कह सकता हूं यहां से कि जो x/2 है वो 21 प्लस अल्फा का एक्सटीरियर एंगल है। कह सकता हूं 21 प्लस अल्फा का। आपने कहा जो x है वो 60 प्लस अल्फा का एक्सटीरियर एंगल है। मैंने x में से x/2 घटाया तो ये x/2 बच गया, और 60 में से 21 घटाया मैंने तो ये 39 बच गया। तो कोरिया का बच्चा बता सकता है कि x 78 है। क्या ये मुश्किल था सवाल? बोलो भाई। विक्की राज, आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मेरे को विक्की आपसे बड़ी दिक्कत है, शिकायत है। पहले बताओ सवाल समझ आया कि नहीं आया? मैंने कौन कौन से फंडे लगाए वो समझ आए या नहीं आए? और नहीं आए तो क्यों नहीं आ रहे भाई? कब आएंगे? बुढ़ापे में आएंगे क्या? तुम तो बीटा का इस्तेमाल करते रह गए होगे, मैंने बीटा का इस्तेमाल किया ही नहीं। वैसे तुम बीटा का इस्तेमाल करके भी इस सवाल को कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताना है, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां पी क्यू बराबर क्यू आर है, पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है, एंगल अल्फा का मान ज्ञात करिए। देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आता है, आप देख रहे हैं पूछ अल्फा रहा है और दे रखा है ए और 3a, यानी सवाल का उत्तर ए और 3a पे डिपेंड नहीं है
क्योंकि आप बताओ क्या ऑप्शन में ए और 3A है? नहीं। तो हम ए और 3A को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, और मैं चाहता हूं मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान रहे, तो मैंने 0 मान लिया। मैंने कहा ये 0 तो 3A भी 0, दोनों 0 हो गए। आपने कहा पी क्यू और क्यू आर बराबर हैं और ये 0 0 है, तो मैं ये कह सकता हूँ फिर उस केस में ये 90 होगा, और ये एंगल बाइसेक्टर है भैया, तो ये 90 का मतलब 45 45 के होंगे, क्योंकि ये बात हमेशा वैलिड रहनी चाहिए, ये बात हमेशा वैलिड रहनी चाहिए कि तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होगा। अब आपसे अल्फा पूछ रहा है बेटा, तो मैं ये कह सकता हूँ अल्फा इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, यानी 0 और 45 के बराबर होगा, तो अल्फा कितना आ गया? 45 डिग्री। यही इस सवाल का उत्तर है। मैं एक वैल्यू लेके और बता देता हूँ ताकि आपको ये यकीन हो जाए। ये वैल्यू पुट करना हिंदुस्तान के किसी भी कोने में तुम्हें कोई बताते हुए नहीं मिलेगा कि ट्रायंगल के अंदर भी वैल्यू पुट हो सकती है, कोई नहीं बताएगा। समझ रहे हो? ट्रायंगल के अंदर भी वैल्यू पुट होती है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा दुनिया में। देखो मान लेते हैं तुम्हारा मन था कि मैं इसको 20 डिग्री लूंगा मासा, तो ये 60 डिग्री हो जाता, क्योंकि ट्रिपल है। अगर ये 20 और 60 80 हो गए, तो बचा 50 50 डिग्री के कोण हो जाते, ये 50 ये भी 50, बट ये एंगल बाइसेक्टर है तो 25 25 के हो गए। बोलो 25 25 के हो गए। अगर ये 25 25 के हैं, ये 25 और ये 20, तो अल्फा कितना होगा? 45 डिग्री। ये इस सवाल का उत्तर है। आप कुछ भी मान लीजिए ए की जगह, क्योंकि सवाल का उत्तर ए पे डिपेंड ही नहीं है, और जब ए पे डिपेंड नहीं है, ए इसका मतलब कट जाना है, और जो चीज कट जानी है उसको मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूं जिसका कटना तय है। जब तुम्हें मालूम ही है कि तुम्हारा कटेगा, तो तुम चाहे रीता से कटवा लो चाहे सविता से कटवा लो, कटना तय है। समझ गए बात को या नहीं? चलिए आप एक दो ऐसे सवाल में और वैल्यू पुट करिए। जैसे ये कह रहा है कि AC और CD तो बराबर हैं, लेकिन कोण CAB और ABC का अंतर 40 रहना चाहिए, तो बस मैं कुछ भी ऐसा मान लूंगा कि इनका अंतर 40 रहे, क्योंकि एक इक्वेशन दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, मैं अपनी मर्जी से भी ले सकता हूं कुछ भी। इंदिरा कह रहे हैं माइनस में भी ले सकता हूं, आप माइनस में भी ले सकते थे। सर मैंने तो खुशी से कटवाया, गौरव कह रहे हैं। बहुत बढ़िया गौरव, बहुत बढ़िया। अद्भुत हैं आप गौरव, अद्भुत हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, कितनी दे मुझे नहीं पता, बट सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। देखो मैंने ABC को ही 0 मान लिया। जब मैंने इसे 0 माना तो फिर ये 40 डिग्री आ गया। जब मैंने इसको 0 माना तो ABC को 0 माना तो CAB 40 आ गया, ये 40 आ गया पूरा। अब आपको मालूम है AC और CD बराबर है, अगर ये 40 और ये 0, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 140 होगा। और एक्चुअली ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 20-20 डिग्री होंगे। अगर ये 20-20 डिग्री होंगे तो ये भी 20 डिग्री होगा। तो BAD पूछा है, यही पूछा है, 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। एक एंगल को ही 0 मान लिया, खेल खत्म कर दिया। एक एंगल को ही 0 मान के हमने क्या किया? खेल खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बड़ा प्यारा है, अगर आप इस सवाल में वैल्यू पुटिंग नहीं लगाएंगे तो आपको ये नानी याद दिला देगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग लगा के करें, आपको मजा आ जाएगा। शुरुआत करें कहीं से, शुरुआत जरूरी है जीवन में। देखो भाई,
एक त्रिभुज एबीसी है, पी और क्यू भुजा एसी और बीसी पर दो बिंदु हैं। पी और क्यू भुजा एसी और बीसी पर दो बिंदु हैं। कोण एबीपी और कोण एसीक्यू के समद्विभाजक बिंदु ऊपर मिलते हैं। कोण एबीपी और एसीक्यू के समद्विभाजक बिंदु ऊपर मिलते हैं। एक बच्चा कह रहा सर फिगर नहीं दिखाई दे रहा। देख लो भाई, फिगर भी देख लो यार। फिगर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखना पड़ेगा, बिना फिगर देखे कैसे कर पाओगे सवाल। एक्स पूछ रहा है, एबीसी है, पी और क्यू एसी और बीसी पर दो बिंदु हैं, एबीपी और एसीक्यू के समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं। समद्विभाजक, देखिए मैं कहीं से भी मानना शुरू कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा अल्फा होता तो सवाल का उत्तर तो अल्फा बीटा में आ नहीं रहा, तो कुछ भी मान सकते हैं। आप बोलिए तो मैंने इसको जीरो ही मान लिया, तो आपने कहा ये भी जीरो होगा मास्टर साहब, फिर तो होगा या नहीं? आपने कहा ये दोनों अगर जीरो हैं तो ये 120 और जीरो एक्सटीरियर एंगल है, 120 हो जाएगा। आपने कहा ये भी 120 होगा। ऊपर वाला 100 डिग्री है क्योंकि पूरा 360 होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 120 ये जीरो तो ये भी 120 और ये बदतमीज उस केस में 60 हो गया। 60 हो गया। आपने कहा 120 और 60 180, तो ये 100, तो ये 80 हो गया। अब ये 80 है, समझना बात को ध्यान से, यानी ये कितना है 100। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 100 और ये 120, तो ये वाला एंगल 20 आ गया। ये 20 तो ये भी 20 आ गया। अब अगर ये 100 आ रहा है और ये 20 आ रहा है तो x 80 रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो x 80 आ गया, ऑप्शन में है। आप कुछ और भी एंगल मानते हैं तो भी इस सवाल का उत्तर सेम आएगा, 80 ही आएगा। कुछ भी नहीं करा, बस मैंने एक्सटीरियर एंगल लगाया और मैंने ये लगाया कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? ये कह रहे हैं कि सर मेरे उत्तर आ रहे हैं बट आपकी नज़र में नहीं जा रहा हूं। थोड़ा मुश्किल होता है नज़र में जाना। आप अगला सवाल देखिए। एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई 3 4 5 दे रखी है, उनके संगत शीर्षों का सम्मुख शीर्षों से अनुपात बताओ। तो बस मैंने ये सवाल इसलिए लिया है कि कभी भी जब ऐसा सवाल आए तो आप ये देख सकते हैं कि पहले दो से ही उत्तर निकल आएगा, क्योंकि दो में आसान होता है। मैं जानता हूं कि अगर किसी की दो भुजाएं 2 3 है तो उनके सम्मुख शीर्षों का अनुपात उल्टा होगा, 3 2 होगा। दो के केस में हम आराम से बता सकते हैं जी 4 3 होगा। अब 4 3 एक ही ऑप्शन में था तो मैं डायरेक्ट लगा देता, और किसी में था ही नहीं 4 3। बट कई बच्चे इसी सवाल को कैसे करेंगे कि वो 3 का निकालेंगे पूरा। वो कहेंगे ये 1/3 होगा अनुपात, 1/4 होगा अनुपात, 1/5 होगा, और फिर वो एलसीएम लेके बताएंगे कि जी 20 15 12 होगा। मैं चाहता हूं ऐसा सवाल आए तो आप ओरली कर लें, केवल पहले दो अनुपात चेक कर लें। ठीक है भाई, इसीलिए सवाल मैंने दिया। एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा इनमें से किसी एक भुजा की 1.5 गुनी है। त्रिभुज का परिमाप 14 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। जल्दी बताएंगे फास्ट। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ आया ये। बेटा एक बात बताओ, आप जानते हो एरिया क्या होता है? एरिया बराबर होता है हाफ। अगर एक भुजा ए उस पे परपेंडिकुलर H1, दूसरी भुजा बी उस पे परपेंडिकुलर H2, तीसरी भुजा सी उस पे परपेंडिकुलर H3, ये बराबर होते हैं सब, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी और सी का जो अनुपात है वो बराबर होगा 1/H1, 1/H2, 1/H3। या फिर अगर उल्टा कर दें कि H1 H2 और H3 का जो अनुपात होगा वो 1/A, 1/B, 1/C होगा। बोलो भाई। सुमित जीनवाल जी,
मनीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा इनमें से किसी एक भुजा की 1.5 गुनी है, यानी आप ये कह सकते हैं जो दो भुजाएं बराबर हैं उनको आप कह सकते हैं कि जी वो दो हैं और दो हैं, और 1.5 गुनी का मतलब वो 3 है एक भुजा। तो इसका पेरीमीटर इस हिसाब से कितना आ रहा है, आप कहेंगे जी पेरीमीटर 7 आ रहा है, लेकिन 14 दे रखा है, तो मैं कह सकता हूँ एक भुजा 4, दूसरी 4 और 6। अब सही है। अब आप चित्र बना सकते हैं कि ये दो भुजाएं 4 और 6 हैं। अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये 3 3 होगा और ये √7 होगा। तो एरिया क्या आ जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो 3√7 उत्तर आ जाएगा। बेहद आसान सवाल था, बट हमें तो हर एक सवाल, हर एक टाइप के एक एक दो दो सवाल करने ही हैं अच्छे सवालों के साथ साथ। आगे बढ़ें दोस्तों। किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक? अब एरिया का फॉर्मूला तो नहीं बताना आप मीन्स की क्लास में कि हाफ होता है बेटा, बेस होता है इंटू हाइट होती है √7, फिर मैं बोलूंगा ये 3√7 उत्तर आ रहा है। ये सब नौटंकी तो नहीं करनी बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा अपने आप में अच्छे सवाल हैं, इस सवाल को करके बताइए। कोशिश करिए, समझिए, पहले सवाल को समझने की कोशिश करिए। कुछ करिए या मत करिए, बस सवाल को समझने की कोशिश करिए। चित्र अभी भी नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिखा देते हैं। ये लो, मैं ये कह रहा था, जब भी देखिए तीन बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त गुजर सकता है। तीन बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त गुजर सकता है। अगर कोई मुझे ये कहता है कि इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों से एक वृत्त गुजर सकता है जिसका ये सेंटर होगा। समझ गए? जैसे इसी सवाल में जो है हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वैसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं बट हम यही लगाएंगे कि अगर इस बिंदु से इन तीन बिंदुओं की दूरी बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों बिंदुओं से एक वृत्त गुजर सकता है जिसका बी सेंटर है। समझ गए आप? ध्यान से सुनना बेटा। आपने कहा कि जी ये जो एडी कॉर्ड है, ये बेटा सेंटर पे 66 डिग्री एंगल बना रही है सेंटर पे। तो आपको पता होगा कि कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर पे 66 बनाती है तो सरकमफ्रेंस पे उसका आधा बनाएगी, यानी 33 डिग्री बनाएगी। इससे ज्यादा सरल इस सवाल को नहीं किया जा सकता। जब भी कभी ऐसा हो कि एक बिंदु से तीन भुजाओं की दूरी बराबर आ जाए, जब भी कभी ऐसा हो कि एक बिंदु से तीन भुजाओं की दूरी बराबर आ जाए, तो ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है जो हम लगा सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है भाई? क्लियर है बात सबको? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको क्लियर नहीं है, या जो क्लियर करना ही नहीं चाहता है? बोल दो भाई। ऐसे और सवाल करने हैं जो इनके भी बाप हैं। सुमित भाई, आप भी सीख जाओगे। अब देखना आप, मैं अगले जो 2-3 सवाल पूछूंगा उसमें आप खुद ही लगाओगे यही फंडा। जरा कोशिश करो, जरा कोशिश करो, करो कोशिश। आदि मेरे बच्चे, बहुत ही नाराज हैं हम तुमसे बेटा, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो चीजों पे।
है और AC बराबर 32 है और BC CD EC बराबर है, तो मैं इतना समझ गया कि इसको सेंटर मान के एक सर्किल खींचना है। इसको सेंटर मान के एक सर्किल खींचना है। खींच सकते हैं यहां से कुछ ऐसा। वाह, इसको सेंटर मान के हमने एक सर्किल खींच दिया। बस सेंटर बड़ा गंदा सा बना है नहीं? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा बन गया अच्छा है। अब आप बताइए कि इन्होंने BAC दिया है 32 और हमें क्या निकालना है? BED निकालना है हमें। BED, ई कौन सा है भाई? यही बिंदु है ई, जो दिख नहीं रहा है। BED निकालना है, ये बताना है ये। तब एक बच्चा बोला कि देखो ध्यान से सुनना मास्टर, हमें एक्चुअली इस कॉर्ड द्वारा एंगल निकालना है। अब ये कॉर्ड सेंटर पे कितना बना रही है ये हमें देखना पड़ेगा। ये एंगल हमें पहले निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। आपने कहा कि जी AB और AC बराबर है। पहले तो आप समझिए कि ये एंगल कितना दे रखा है, 32 डिग्री है। तो ये पूरा एंगल तो हमें पता ही है कितना होगा, बट हमें अभी और भी चीजें निकालनी है, बिना उसके बात नहीं बनेगी। आपने कहा अगर ये 32 है तो एंगल B और एंगल C कितना हो गया, कोई बता सकता है? तो आपने कहा एंगल B और एंगल C बराबर हो गया 180 माइनस 32 बटा 2। ये कह सकते हैं 180 माइनस 32 बटा 2, ठीक है, हो गया। यानी मैं इसको कह सकता हूँ 90 माइनस 16। अब देखिए कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर ये 90 माइनस 16 है, ये 90 माइनस 16 है, तो ये भी 90 माइनस 16 होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो इन दोनों का जोड़ हो गया 180 माइनस 32, तो ये बचा हुआ 32 होगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट था, ये 32 निकालना कि जो एंगल BCD है ये 32 है, क्योंकि ये 32 आएगा तभी हम इसका हाफ कर पाएंगे, तभी हम इसका हाफ कर पाएंगे और बोल पाएंगे कि जो पूछा है कौन, वो 16 होगा। अच्छा सवाल था। कई लोगों ने तो डायरेक्ट 16 मार दिया। ओके विक्की भाई। विक्की भाई, आज तो क्लास हो नहीं पाई सुबह 9:30 बजे वाली। कल ट्रेपेजियम के खूबसूरत सवालों के साथ लाइव आपसे बातचीत होगी, मुलाकात होगी। कल 9:30 बजे मिलना तैयार। और आपकी जितनी बेइज्जती और झंड हो सकती है वो सब की जाएगी विक्की साहब। क्लियर है भाई? ये सवाल सबको समझ आ गया कि वो आधा होगा? ये सवाल सबको समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी सवाल ऐसा ही है और अपने आप में मुश्किल है। एक ये सवाल कर लीजिए, फिर अगला RW में दे देंगे। ये सवाल करके बता दीजिए, मैं भी खड़ा हो जाता हूं आपको समझाने के लिए। इंदिरा हमारे साथ हैं। इंदिरा, आप बहुत अच्छी महिला हैं और मैं आपकी रिगार्ड करता हूं हल्की फुल्की, और थोड़ा सम्मान भी करता हूं हल्का फुल्का। कई सारी चीजें हैं जो मैं आपकी हल्की फुल्की करता हूं। ओ हो 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 देखिए ध्यान से समझना। एक त्रिभुज ABC में कोण B और C बराबर है। ABC में कोण B और C बराबर है। A, B और C कितने? दोनों 70 है।
डी और ई भुजा ए बी, डी और ई भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि बी सी डी 55 है, बी सी डी 55 है, ये 55 है, ठीक है। अच्छा ये 70 दे रखा था बेटा और ये 55 था, तो ये भी 55 होगा, ये भी 55 होगा, क्योंकि 55 55 110 और 70 180, ठीक है। आपने देखा कि अगर ये 55 55 है तो ये बराबर होंगी, दोनों भुजाएं बराबर होंगी या नहीं, मानते हैं इतनी सी बात? आपने कहा हाँ जी मानते हैं, बराबर हो गए। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि जब मैं इसको ई से मिलाता हूं तो सी बी ई 40 दे रखा है, ये 40 है। बेटा एक बात बताओ, ये 40 है और ये 70 था, तो ये भी 70 होगा, 70 70 140 40 180। अगर ये 70 70 है तो ये भुजा इसके भी बराबर होगी, होगी या नहीं? अब मैंने देखा कि एक बिंदु से, ध्यान से सुनो, एक बिंदु से तीन बिंदुओं की दूरी बराबर है, बराबर है, तो इन तीनों से एक सर्किल गुजार देते हैं, गुजार दिया, जिसका बी सेंटर है। अब पूछा क्या सवाल में, कोण सी डी ई पूछा है, ये एंगल पूछा है सी डी ई। अब आप ही बताइए मुझे ध्यान से कि अगर ये सेंटर है, ये बी सेंटर है और ये वाली कॉर्ड सेंटर पे 40 बना रही है, तो यही कॉर्ड यहां पे कितना बनाएगी? आपने कहा 20 बनाएगी, यही पूछ रहा है सवाल में। इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता। मैंने 3 सवाल आपको कराए और तीनों सवालों का अंदाज अलग अलग था, एक जिसमें डायरेक्ट दे रखा था, एक जिसमें थोड़ा इनडायरेक्ट था, एक जिसमें और बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट था, बट कंसेप्ट एक ही था कि एक बिंदु से अगर 3 बिंदुओं की दूरी बराबर आ गई, यानी वहां पे हम क्या करेंगे, उस बिंदु को सेंटर मान के एक वृत्त खींच देंगे जो उन तीनों बिंदुओं से पास करेगा। बोलो भाई। ट्विटर कैंपेन नहीं चलेगा, और ऑप्शन है अभिषेक, आप चिंता मत करिए अभी, लेकिन सॉल्यूशन पे तो पहुंचना पड़ेगा। थोड़ा सा लोग क्या है, सब लोग ही अलग चले गए, किसी को कुछ पता है नहीं, अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। कुछ लोगों कहना है रिवील मार्क्स, रिवील मार्क्स। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सब नॉलेज वाले बंदे हैं, क्या एसएससी हर साल मार्क्स रिवील करती है या नहीं करती? बस मैं एक सवाल का जवाब यस और नो में आपसे पूछना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं कि एसएससी को मार्क्स रिवील करने चाहिए, रिवील मार्क्स है, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं क्या हर साल एसएससी मार्क्स रिवील करती है या नहीं करती? यस और नो में जवाब दे दीजिए मुझे, बस बताइए कि एसएससी मार्क्स रिवील करती है या नहीं करती? हर साल करती है। उसमें नया क्या है? हम लोग चाहते हैं कि मार्क्स पब्लिक हो, रॉ और नॉर्मलाइज स्कोर, तो उसका एक लंबा सा ट्यूट तो नहीं चला सकते ना। रिवील तो हर साल करती है, सबको सबके मार्क्स बताए जाते हैं। रिवील इज जस्ट ए प्रकट करना, बट लोगों को लग रहा है रिवील करो। अभी एसएससी मुंह पे फेंक के सबके अलग अलग मार्क्स मार देगी, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। रिवील करा लो मार्क्स। अच्छा कुछ लोगों का कहना है सारी बातें खत्म करो, हमें कोई मतलब नहीं, हाई कट ऑफ गई, वेटिंग लिस्ट लाओ, वेटिंग लिस्ट लाओ। कौन सा ऐसा बदतमीज एग्जाम है जिसमें प्री के बाद वेटिंग लिस्ट आ जाती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वेटिंग लिस्ट के बारे में एसएससी को बताया जा सकता है कि जब आप फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करोगे तो उसमें वेटिंग लिस्ट लाना, बट अभी मुद्दा इज वन ऑफ देम कि हाई कट ऑफ क्यों? एसएससी इसका जवाब दो। एक साथ लिस्ट में इतने बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं रेगुलर रोल नंबर के, वो क्यों? इसका जवाब दो। मुद्दा इज दैट वेटिंग लिस्ट हम सब चाहते हैं, बट अभी हम सिर्फ ये चिल्लाएं वेटिंग लिस्ट और एसएससी बोलते हैं हाँ दे देंगे वेटिंग लिस्ट, तो हमारा मुद्दा खत्म हो गया क्या? हम खुश हैं क्या इसमें? एसएससी ने मार्क्स रिवील कर दिए तो हम खुश हैं क्या? नहीं। पता नहीं लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोगों को चाहिए क्या। कुछ लोग कहने कि एसएससी जवाब दो से कुछ पता नहीं चल रहा। अरे जवाब इसी बात का देना है कि हाई कट ऑफ क्यों।
आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ और अंतर के बीच में तीसरी भुजा होती है। मैं कह सकता हूं x यहाँ पे 7 और 3 10 के बीच में होगा, और 7 - 3 4 से बड़ा होगा। लेकिन अगर मुझे ये भी ट्राइंगल बनाना है तो मैं कह सकता हूं x को 9 से छोटा होना पड़ेगा और 5 - 4 1 से बड़ा होना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं ये चाहता हूं कि संख्या 1 से भी बड़ी हो और 4 से भी बड़ी हो, तो फिर मैं 4 से बड़ी ले लेता हूं ताकि दोनों में लागू हो जाए नियम। और ये 10 से भी छोटी हो और 9 से भी छोटी हो, तो मैं 9 से छोटी ले लेता हूं, क्योंकि जो 9 से छोटी होगी वो 10 से छोटी तो होगी। अब मुझे बताना है x की वैल्यू कितनी होंगी, तो कुछ नहीं, 9 में से 4 घटा के 1 जोड़ दिया। कितने इंटीजर इसके बीच में आएंगे, तो 6 इंटीजर आएंगे। 6, एक और घटा दिया, सॉरी, एक जोड़ नहीं दिया, इसके बीच में पूछ रहा है ना, दोनों को शामिल नहीं करना। तो कितने इंटीजर आ गए, 4। देख भी सकते हो, 5 6 7 और 8, 4 इंटीजर आ जाएंगे। यही उत्तर है, सी उत्तर है जी। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाएं इतने इतने हैं, तीसरी भुजा एक पूर्णांक संख्या है, तो विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्याएं बताओ क्या होगी। तो देखिए, जैसे हमें पता होता है, अभी आपने देखा कि मान लेते हैं कि ये दो भुजाएं ए और बी हैं, ध्यान से सुनना। तो आप ये कह सकते हो कि जी तीसरी भुजा होगी एक्स ए प्लस बी के बीच में और ए माइनस बी के बीच में, यही होगी तीसरी भुजा, होगी या नहीं। तो मैं अब कहूं कि x के कितने मान संभव हैं, तो आप कहेंगे जी इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा, 2b आ जाएगा। और उसमें से एक और घटाना है, घटाना है नहीं, यानी b तो छोटी भुजा है, जो घटा रहे हैं वो छोटी भुजा है। हाँ, लाइव है भाई ऋषभ, ठीक है। तो 2b - 1, तो जब कभी ऐसा सवाल आए तो कई लोग क्या करेंगे, वो इन दोनों को जोड़ने में समय खराब करेंगे, फिर इन दोनों को घटा के एक घटाएंगे। आपको तो पता चल गया कि जी इसको डबल करना है, 2 अट्ठे 16 का 6 और उसमें से -1 करना है, यानी लास्ट में 5 वाला उत्तर होगा। यही उत्तर है, क्योंकि आपको शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे। आप मेंस की क्लास कर रहे हैं तो आपको शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं विधि आप। चलिए, ये बात समझ गए अब आपकी, मैंने कितना फास्ट कर दिया। अब जैसे कोई नॉर्मल बच्चा होगा, वो क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ेगा, जोड़ने में ही गलती हो सकती है, फिर इन दोनों को घटाएगा, फिर उसमें से इन दोनों को घटाएगा। जब मुझे पता है कि बड़ी भुजा तो कट जानी है, बड़ी भुजा तो कट जानी है, यानी कल को ऐसा सवाल भी बन सकता है इस पे कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं जिसमें ये बड़ी है और ये छोटी है, और तीसरी भुजा की पूर्णांक पूछ रहा है, कितने संभव हैं, तो हम बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं, बता दो मुझे जरा, बता सकते हैं कि नहीं, मुझे बता दो जरा। इस आगे बढ़ते हैं। रिप्लाई नहीं देते सर आप, शिवम गांठे तोड़ दूंगा, मुझसे ज्यादा रिप्लाई तो कोई नहीं देता होगा। ज्योमेट्री मुझसे नहीं आती, थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए गुरुजी। विक्की तिवारी, आप 0.5x पे देखिए, आप 0.5x पे देखिए, इतना ही लेवल है आपका, मैं समझ गया। देखिए,
ये कह रहा है 2 3 5 6 में से किन्हीं तीन को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो पहली बात तो दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो वहीं से त्रिभुज बन सकता है। जैसे हम अगर ये कहें कि 2 3 5 को लेकर त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, 2 3 5 को लेके बुआ, मैंने कहा कि 2 3 6 को लेकर त्रिभुज बन सकता है एक तो, ठीक है, और 3 5 6 को लेकर त्रिभुज बन सकता है, और 2 5 6 को लेकर त्रिभुज बन सकता है। इसके अलावा बन सकता है क्या? 2 3 5 को लेकर तो बन नहीं सकता, 2 5 6 ले लिया। अगर ए बी सी डी चार चीजें दे रखी हैं तो भैया ए बी सी हो सकता है, या बी सी डी हो सकता है, या ए सी डी हो सकता है, या ए बी डी हो सकता है। ये चार हो सकते हैं, इसमें क्या है, एक कम पड़ गया, नहीं बन पाया, तो तीन से ही बन सकता है त्रिभुज। अब तीन से यहां पे कितने ट्राइंगल बनेंगे? तो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 2 3 6, 3 ट्राइंगल बनेंगे, बस बात इतनी सी है। 3 ट्राइंगल बनेंगे, चार बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्राइंगल बन सकता है, नहीं तो नहीं। क्लियर है बात? आज की रात 2 3 6 से नहीं बनेगा सर। हाँ, 2 3 6 से भी नहीं बनेगा, सॉरी गलती कर दिया मैंने, क्योंकि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और 2 3 6 में तो दो और तीन का जोड़ ही 5 है, तो कैसे बनेगा? केवल दो ट्राइंगल बनेंगे भाई, तीन कहाँ बन रहे हैं फिर? तीन भी नहीं, 2 3 5 से नहीं बन रहा, 2 3 6 से नहीं बन रहा, तो 2 5 6 से बनेगा, एक 3 5 6 से बनेगा, दो ट्राइंगल बनेंगे। आप तीन कैसे बता रहे हैं? तीन कैसे बता रहे हैं आप? विधि, आप अभी और अंदर की गहराई सच्चाई जानेंगी ना, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, आपका खून खौल उठेगा। ए और बी एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है कि ए बी बराबर 24 है, जहां ए और बी पूर्णांक है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है? बता रहे हो, आप देख रहे हो, ए और बी 24 है। अगर ए और बी 24 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी ए और बी की हैं? तो आप कहेंगे या तो 24 और 1 हो सकता है, या 12 और 2 हो सकता है, या 8 और 3 हो सकता है, या 6 और 4 हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अगर 1 और 24 होगा तो तीसरी भुजा कितनी हो सकती है? मैंने सी मान लिया, तो आप कहेंगे 24 और 1 25, और 24 में से 1 गया 23। यहाँ पे तीसरी भुजा कितनी हो सकती है? 14 और 10। यहाँ पे तीसरी भुजा कितनी हो सकती है? 11 और 5। यहाँ पे तीसरी भुजा कितनी हो सकती है? 10 और 2 के बीच में हो सकती है। यहाँ पे तीसरी भुजा के मान कितने होंगे? तो आपने कहा 25 में से 23 घटाऊंगा, 1 घटाऊंगा, एक ही मान आ रहा है केवल। यहाँ पे 14 में से 10 घटाया, 4 में से 1 घटाया, 3 मान आ रहे हैं, 11 में से 5 घटाया, 6 में से 1 घटाया, 5, 10 में से 2 घटाया, 8 में से 1 गया 7, तो 5 7 और 3 10 और 6 16 ट्राइंगल बनेंगे टोटल। ये उत्तर। क्या ये सवाल मुश्किल था? ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो कर लेंगे। बढ़ाना पड़ेगा शिवम, मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। देखिए मेंस की क्लास है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को ज्योमेट्री सीखनी है और वो ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, तो वो वीओडी कोर्स से ज्योमेट्री सीख सकता है। आप सबके पास वीओडी कोर्स अवेलेबल है। पूर्णांक भुजाओं वाली, अब जैसे
ये कह रहा हूं पूर्णांक भुजाओं वाली कितनी समद्विबाहु त्रिभुजें बन सकती हैं जिनकी दो भुजाओं का गुणनफल समद्विबाहु त्रिभुजें बनानी है। बड़ा ही अलग सवाल है। अब देखिए, आपको समद्विबाहु त्रिभुज बनानी है तो आप ये कह सकते हैं कि जी मैं इसकी भुजाएं 12, 12 और x ले सकता हूं, या तो 12, 12 और x ले सकता हूं। आपने कहा कि जी एक हो सकता है 144 की गुणनफल दे रखा है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ध्यान से सुनना। मुश्किल सवाल है। 144 का मतलब है कि भाई आप 18 गुणा 8 ले सकते हो। 12 के बाद आप क्या ले सकते हो? पहले 16 गुणा 9 ले सकते हो, 18 गुणा 8 ले सकते हो, 24 गुणा 6 ले सकते हो, 36 गुणा 4 ले सकते हो, 48 गुणा 3 ले सकते हो, 72 गुणा 2 ले सकते हो। यही तो ले सकते हो दो भुजाएं। मानते हो कि नहीं? ये तो यार बहुत गंदे त्रिभुज बनेंगे। हाउ मेनी आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाने हैं? तो मैंने कहा कि यार अगर आप आइसोसेल्स ट्रायंगल बना रहे हो तो अब यहां से दो भुजाएं पॉसिबल हैं कि या तो आप 16, जिनकी दो भुजाएं, ये तो दे नहीं रखी कि कौन सी दो भुजाओं का गुणनफल 144 है, बराबर है या नहीं। तो आप या तो 16, 16, 9 ले सकते हो, या 16, 9, 9 ले सकते हो। यही पॉसिबल है? बोलो भाई, यही पॉसिबल है? आपने कहा कि जब मैं 12, 12 एक्स ले रहा था तो बहुत त्रिभुज बन रहे थे जो एक्स की वैल्यू थी वो 24 और 0 से शुरुआत हो रही थी, यानी कि हम 1 से लेके 23 तक वैल्यू ले सकते थे। 23 तक एक्स की जो वैल्यू है 1 से लेके 23 तक ले सकते थे। ये तो मुझे उत्तर ही गलत लग रहा है। हाउ मेनी आइसोसेल्स ट्रायंगल विद इंटीरियर साइड कैन बी फॉर्म्ड हुज प्रोडक्ट टू साइड्स इज 144? आया किसी का उत्तर? एक 144 गुणा एक भी ले सकते हैं। अब समझना मेरी बात कि मैं इससे कितने ट्रायंगल बना सकता हूं इससे। तो आपने कहा कि जी यहाँ पे 16, 16, 9 बन सकता है, या 16, 9, 9 बन सकता है। यही बन सकता है। दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा है यहाँ पे भी। यहाँ पे भाई 18, 18, 8 बन सकता है। 8, 8, 18 नहीं बन सकता क्योंकि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा नहीं हो पाएगा। फिर 8, 8, 18 यहाँ नहीं बन पाएगा। यहाँ 24, 24, 6 बन सकता है, बट 24, 6, 6 नहीं बन सकता, नहीं बन पाएगा। ऐसे यहाँ पे 36, 36, 4 बन सकता है। यहाँ 48, 48, 3 बन सकता है। यहाँ 72, 72, 2 बन सकता है। यहाँ 144, 144, 1 बन सकता है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ट्राइंगल और बन सकते हैं बेटा। तो 23 और 8, समझना, 23 और 8, 31 ट्राइंगल बन सकते हैं। शायद आपने अब तक ऐसा सवाल अपने जीवन काल में नहीं किया होगा। ऐसा सवाल अब तक आपने जीवन काल में नहीं किया होगा। बोलिए भाई किशोर मार्वल। किशोर बेटा तुम तो मार्वल बड़े हो, किशोर बेटा तुम तो मार्बल बड़े हो, मार्बल बड़े हो तुम, मार्बल बड़े हो किशोर। सर आप भी पतलू हैं हमारे नीतीश चाचा जैसा। पतलू हैं। पतलू क्या होता है भैया? कैसे कह रहे हैं धीरज भाई आप ये बात? जरा बताएंगे, फिर हम आपको उसका जवाब देंगे। अगर कोई ये प्रूफ कर दे, आप और आपका सारा समाज मिलके भी, तो फिर आप जो बोलेंगे हम आपको दे देंगे।
धीरज, आप लॉजिक नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बस बोले जा रहे हैं। पूर्णांक भुजाओं वाले कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं जिनमें से दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर हो? ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, CHSL 2021 में पूछा गया। बता सकते हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। अब देखिए, दो केस बनेंगे कि पूर्णांक भुजाओं वाले समद्विबाहु त्रिभुज जिनमें से दो भुजाओं का योग 16 है। तो या तो आप कह दो कि वो जो बराबर वाली भुजाएं वही दो हैं, और 8 और 8 x आपने मान लिया, और आपने कह दिया कि जी x की वैल्यू 16 और 0 के बीच में होगी। 15 वैल्यू तो यहीं पे पॉसिबल है, 1 से लेके 15 तक। लेकिन 15 तो बनेंगे नहीं ट्राइंगल। अब अगर मुझे इस सवाल में तुक्का मारना हो तो एक तो 9 नहीं हो सकता और एक 15 नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी एक केस लिया, इसके अलावा और भी तो केस होंगे। दूसरा केस क्या होगा कि भाई मैंने कह दिया इसकी एक भुजा 16 और बाकी की और दो भुजाएं बराबर हैं, तो वो 16 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स बराबर है। मैंने एक्स मान ली तीसरी भुजा। बोलो भाई, कह सकते हैं कि नहीं? भाई या तो 16 जो है उन भुजाओं का जोड़ है, आप समझो इस बात को, या तो 16 उन भुजाओं का जोड़ है। सॉरी, हमने गलत लिख दिया क्या जोड़? ये संख्याएं गलत लिख दी हमने। 16 मैंने एक बार तो कहा उन भुजाओं का जोड़ है जो दो भुजाएं बराबर हैं। बाकी अब अगर ऐसी भुजाओं का जोड़ है, जैसे ऐसी भुजाएं जो ये बराबर हैं एक्स एक्स, तो इसका इसका जोड़ अगर 16 है तो हम इसको कह सकते हैं 16 माइनस एक्स। तो 16 माइनस एक्स और एक्स एक्स हो गई। ठीक है, ये कह सकते हैं। आपने कहा कि जी इसमें जो एक भुजा एक्स होगी वो बाकी की दो भुजाओं के जोड़ से छोटी होगी, 16 दोनों भुजाओं का जोड़, और उनका डिफरेंस क्या होगा? तो आपने कहा कि जी वो 16 माइनस 2x आएगा अंतर। तो इधर लेके जाएं तो 16 छोटा होगा 3x से, यानी 16/3 छोटा है x से और x छोटा है 16 से। 16/3 का मतलब 5 पॉइंट समथिंग। तो यानी हम 6 से लेना चालू कर सकते हैं, और 6 से लेकर के कहाँ तक लेना है हमें? 6 से लेकर के 15 तक लेना है। 6 से 15 तक कितनी वैल्यू हो गई अगर देखें तो? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 10 वैल्यू हो गई भाई। 10 10 वैल्यू यहाँ पे हो गई। गलत तो नहीं कर दिया हमने? कोई बच्चा बोल दे कि गलत किया है जी। एक भुजा जो x है वो बाकी की दो भुजाओं के जोड़ यानी 16 से छोटी होगी, और अंतर 16 माइनस 2x से बड़ी होगी। 2x उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा। 16/3 आ गया। 16/3 छोटा है x से, 5 से बड़ा है और 16 से छोटा है। 10 वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब देखिए, एक गड़बड़ हो गई इस सवाल में। आप कहेंगे कि जी हमारा उत्तर तो 25 आ रहा है। एक गड़बड़ क्या हो गई कि जो ये एक ट्राइंगल इन दोनों में कॉमन हो जाएगा। आप बताओ, x की वैल्यू अगर मैं 8 ले लूं तो जो 8 पे ट्राइंगल बनेगा वो एक ट्राइंगल कॉमन है, तो इसीलिए एक ट्राइंगल कॉमन होने की वजह से उत्तर 25 ना आके कितना आ जाएगा? 24। यही उत्तर है। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। मैम, आपको कोई डाउट है? आपको सच्ची में कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल सही है, कहीं कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही किया है। एक ट्राइंगल कॉमन है, 8 वाला जो इक्विलेटरल बन रहा है वो कॉमन है भाई। आगे बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक भुजाओं वाली समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा
की लंबाई 16 है, क्षेत्रफल के न्यूनतम मान के लिए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? गजब सवाल है यार, गजबे है बे। मैं तो बोलूंगा क्या है, गजबे है, गजबे। गजब करे गजबाई गजबनी, गजबे में गज आई रे 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 रा 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 रा। सर मेंस में जीएस में फंस गया हूँ 40-45 के बीच में, हाउ टू इंक्रीज इट, प्लीज गाइड बिकॉज यू वर यूपीएससी एस्पिरेंट। आपको कैसे पता ये बात? मेरे 37.5 नंबर थे 2016 वाले जीएस में, इंग्लिश में भी इतने थे। एक बच्चा कह रहा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल काउंट नहीं करना, काउंट तो करना है बट दोनों में आ रहा है ना, इसमें भी एक बार एक्स की वैल्यू 8 होने पे 8 8 8 8 8 8 आ रहा है, इसमें भी एक बार 8 8 8 8 8 8 आ रहा है एक्स की वैल्यू, तो इसलिए 2 बार आ रहा है, इसलिए एक बार घटा दिया है बेटा, ऐसा नहीं कि काउंट नहीं करना है। देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर एक भुजा की लंबाई 16 है तो मैंने दूसरी की भी कहा इक्विलेटरल है तो 16 मान ली, तो आपको पता है कि तीसरी भुजा जो होती है x, वो 16 और 16 32 और 0 के बीच में होती है, तो मैं तीसरी भुजा को 1 ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे मिनिमम करना है ना, मुझे एरिया मिनिमम करना है। तो मैंने कहा अगर बेस मिनिमम होगा, ये 16 ये 16, बेस अगर मिनिमम होगा, मैंने 16 को बड़ी भुजा मान लिया, सबसे बड़ी भुजा 16 को मान लिया, तो ये बेस 1 आ गया, ये मुझे मिनिमम करना था ताकि एरिया मिनिमम आए। तो उस केस में 16 और 16 32 और 1 33 क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था ये भी। अब आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी कि आपने ये तो जान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, आइसोसेल्स में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो अधिक कोण त्रिभुज होता है उसमें बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा होता है छोटी भुजा के स्क्वायर के सम के। वहीं पे अगर न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के स्क्वायर के सम से छोटा होता है। तो जैसे कभी ऐसा सवाल पूछ लिया तो मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि इसको ए स्क्वायर को इधर लाके कि जी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बड़ा होना चाहिए बी स्क्वायर से। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी सी प्लस ए और सी माइनस ए का प्रोडक्ट बड़ा होना चाहिए बी स्क्वायर से, अगर आप चाहते हो कि वो अधिक कोण त्रिभुज बने। तो हमसे सवाल में यही पूछा था, अधिक कोण त्रिभुज। हमसे सवाल में क्या पूछा था? अधिक कोण त्रिभुज पूछा था। अब आप ही बताइए, अगर अधिक कोण त्रिभुज पूछा है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का जोड़, जैसे मुझे चेक करना है तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 60 60 126 इनटू इन दोनों का अंतर 2, बड़ा है 15 के स्क्वायर से, तो आपने कहा कि जी ये 252 आ रहा है 15 के स्क्वायर से बड़ा है, यानी ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी की 2 छोटी भुजा के स्क्वायर से बड़ा होता है। यार आज टाइम ही नहीं पता चला और टाइम हो गया क्लास का और आपने बताया तक नहीं रिचा। आप इस तरीके की चीजें करेंगे हमारे साथ? कब का टाइम हो गया बताओ?
चले कुछ एक सवाल होमवर्क में दे के जा रहा हूं जो कल आते ही सॉल्व करेंगे, आप घर से करके लाना। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, आपको पूरी की पूरी फाइल दे रहा हूं, आपको एक पूरी की पूरी फाइल दे रहा हूं, इसमें जितने सवाल नहीं हुए हैं वो कल आते ही डिस्कस करेंगे। मैं कोई भी टाइम नहीं दूंगा, आप करके आएंगे पहले से। आपको एक पूरी फाइल मिल रही है, ये देख लो आप, ये पूरी फाइल मिल रही है आपको, ये देखो, ये पूरी फाइल दे रहा हूं, इसमें एक से एक बेहतरीन सवाल में भी शेयर